हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कर दें चालू। लास्ट क्या लिखा था गुड़िया? लास्ट क्या लिखा? नहीं पता। टैग ही चल रहे थे ना। चलिए कोई नहीं। टैगों का तो कोई दिक्कत नहीं। हमने लास्ट यानी हम HTML के एलिमेंट्स बना रहे थे अलग अलग टैग के साथ में। ठीक है ना। और लगभग 40-50 टैग के समथिंग हम यूज कर चुके थे। ठीक है। अब टैग और भी हैं, अभी आएंगे उनका भी यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम बीच बीच में यूज कर रहे थे कुछ फॉर्मेटिंग के लिए कि स्टाइल नाम का एक एलिमेंट यूज कर रहे थे। स्टाइल एट्रीब्यूट काफी बार यूज किया था, जिसमें हम बैकग्राउंड कलर अलाइनमेंट वगैरह यूज कर रहे थे। तो उसी चीज को पढ़ने के लिए हम छोटे से बीच में चेंजेस है और स्टार्ट कर रहे हैं आपका कौन सा पार्ट? CSS वाला। यानी कुछ टैगों को अब हम यहां पर भी कवर कर लेंगे। ठीक है ना। CSS। हाँ जी। फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट, कैस्केड स्टाइल शीट, कैस्केडिंग एक ही बात है। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, शब्द आ गया देखो क्या? स्टाइल। तो यहां पर एक तो ये बांध लो, स्टाइल टैग हो, स्टाइल एट्रीब्यूट हो। जहां स्टाइल शब्द आ गया ना आपका, ऑटोमेटिक समझ लेना वहां कहीं ना कहीं हमने किसका यूज किया है? CSS का यूज किया है। चाहे स्टाइल टैग के अंदर कुछ लिखा है या स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कहीं लिखा है, तो जहां स्टाइल शब्द आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको एक बात तो यहां से याद रखनी है। ये नॉन टेक्निकल वालों के लिए बता रहा हूं कि जब कुछ समझ में नहीं आया स्टाइल एलिमेंट कि सर मैं CSS को कैसे समझूंगा कि मैंने इस एलिमेंट में CSS का यूज किया है या नहीं किया है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है कि आप किसको पकड़ोगे? पहली चीज स्टाइल को। ऑटोमेटिक स्टाइल पकड़ लोगे तो समझ जाओगे यहाँ पर स्टाइल के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है ज्यादातर वो किसका भाग होगा? CSS का। और स्टाइल हम बोलते हैं हमारी जनरल फॉर्मेटिंग को, डिजाइनिंग को। यानी आपकी वेबसाइट में जो ज्यादातर कलर वगैरह आ रहे हैं, बोल्ड इटैलिक वाली जो चीजें अब आज के टाइम में जो की जा रही हैं, वो किससे की जा रही हैं? CSS से। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, देखो कि HTML एलिमेंट को, किसको? HTML एलिमेंट को अट्रैक्टिव डिजाइन, या फिर आप बोले बेल मैनर्स में व्यवस्थित करने के लिए, और सिंपल बोले तो ये कह सकते हो कि सर ब्यूटीफुल बनाने के लिए। CSS का यूज करते हैं। किसका? CSS का यूज करते हैं। यानी पूरा जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो किसका है? CSS का है। ठीक है। उसमें आपने चाहे कलर यूज किए हैं, चाहे अलाइनमेंट यूज किए हैं, कुछ भी यूज किया है आपने, वो ज्यादातर आपका किसका हिस्सा होगा? स्टाइल शीट का हिस्सा होगा। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं कि जैसे सर हमने HTML को, एक तो मैंने अलग से लिखा, हमने एक फाइल बनाई थी जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे .html। ठीक है ना। तो एक आप ये कर सकते हैं कि सर मैं इसकी एक अलग से फाइल भी बना सकते हैं जिसका एक्सटेंशन होगा .css। जैसे HTML की बनाई आपने, नोटपैड में लिखा और उसको सेव कैसे किया? .html के साथ सेव किया। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? कोड को वही नोटपैड में लिखा या कोई भी टेक्स्ट एडिटर में लिखा और उसको सेव कर लिया .css के साथ। ठीक है ना। तो दूसरी लाइन ये भी आप यहां पर ही लिख लेना। CSS कोड को, CSS कोड या CSS टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट्स को टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है। किसमें? टेक्स्ट एडिटर में ही लिखा जाता है।
और दूसरा तरीका यह है कि सर नहीं, मैं तो अलग से फाइल नहीं बनाना चाहता, मैं तो जो मेरी HTML वाली फाइल थी जो हम शुरू से यूज कर रहे थे उसी के अंदर लिखना चाहता हूं, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अब एक चीज ये ध्यान रखनी है, इसमें देखो डिफरेंस ऐसे आएगा, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे क्योंकि इनको अलग अलग नाम दिए गए, इंटरनल और एक्सटर्नल, इस टाइप से। लेकिन ये आपको समझना है कि जब मैं कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना, तो वहां पर सबसे बेहतर, यदि आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो आप ये करेंगे कि CSS की फाइल अलग ही बनाएंगे। उसका रीजन ये है अलग बनाने का कि कल को हमें डिजाइन में परिवर्तन करना पड़े कि सर मुझे तो मेरे हेडर का कलर बदलना है, फुटर का कलर बदलना है, या कोई और डिजाइनिंग में चेंज करना है, तो आपको सीधे अलग से एक सेपरेट फाइल होगी जो सिर्फ डिजाइन का काम करेगी। वो कौन सी होगी? .css। उसी में उस कोड को ढूंढना पड़ेगा। सही है ना? तो यानी पता है कि ये डिजाइनिंग वाली फाइल मेरी ये है, तो उसमें मैं ढूंढना आसान रहेगा। दूसरा, यदि आपने उसको HTML में ही लिख लिया तो फिर देखो CSS का कोड अलग, HTML का अलग, तो फाइल एक तो लंबी होगी, लेंदी होगी, तो उस कोड को ढूंढने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है ना? तो बेहतर ये रहता है, या ध्यान रखना, बेहतर वेब डेवलपमेंट के लिए, आगे हम और लिखेंगे, एक लाइन लिख रहा हूं, बेहतर वेब डेवलपमेंट के लिए CSS की फाइल को या CSS के कोड को .css एक्सटेंशन में सेव किया जाता है, एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। आगे चल के हम इसे पढ़ेंगे, जैसे एक्सटर्नल CSS कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल CSS कहते हैं। आपने लिखा किसमें? किसी भी टेक्स्ट एडिटर, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट एडिटर के हमने कईयों के नाम भी लिखे थे, और हमने यूज में जो लिया था जनरली, हमने कौन सा लिया समझने के लिए? नोटपैड। कोड लिखा नोटपैड में, और उसको अच्छे डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको हमने सेव किया किस एक्सटेंशन के साथ? .css के साथ। कर लेंगे इतना सा भी, ये भी एकदम सिंपल है। चीज वो की वही है, HTML लिखा नोटपैड में, सेव किया उसे .html के साथ। ठीक है ना? ऐसे यहां इसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं, चलो हम पढ़ रहे हैं तो। जैसे हमने पढ़ा था कि HTML का डेवलपमेंट जो किया गया था टिम बर्नर-ली के लिए द्वारा, ठीक है ना? HTML को किसने लिखा था? टिम बर्नर-ली ने। ऐसे ही CSS को किसके द्वारा लिखा गया था, डेवलप किया गया था? कभी कभी आता है ना एकदम सिंपल सा एक क्वेश्चन, कहीं भी डाल दिया। नहीं, टिम बर्नर-ली ने नहीं। टिम बर्नर-ली के साथ ही काम कर रहे थे, संस्था का नाम भी वही है जो हम वहां लिख रहे थे, W3C। ठीक है? उसी में डेवलप हुआ, उसी में इंट्रोड्यूस हुआ पार्ट है, लेकिन इसके डेवलपर थे, उनका नाम है हुकम बियम ली, ऐसा कुछ नाम है, हुकम बियम ली। मैं लिख देता हूं, चलो। डेवलपर की यदि हम बात करें किसके द्वारा किया गया है, तो इनका नाम है हुकम बियोम ली, इस टाइप का। और यदि हम इसमें भी ऐसे याद रख सकते हो कि कंसेप्ट तो पहले ही दे चुके थे, ये कंसेप्ट दिया था 1994 में। कब दिया था? 1994 में। और यदि मैं फर्स्ट वर्जन की बात करूं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन कब रिलीज हुआ? फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन तो ये 1996 में। इंस्टीट्यूट जिसके अंदर इसको डेवलप किया गया उसका नाम है W3C, जिसकी फुल फॉर्म सब जानते होंगे, नहीं जाने तो मैं लिखा हूं, नहीं तो ज्यादातर जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन।
जानते हैं ना? अरे यार ऐसे मत बोलो यार। वर्ल्ड वाइड वेब, डब्लू, डब्लू डब्लू तो हो गया, आगे कंजोर्टियम क्या है? सी फोर कंजोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेव कंजोर्टियम। लास्ट क्लास अपलोड नहीं हुई है? नहीं हुई क्या भाई ऐप में? कोई बात नहीं, याद दिला देना, वो कर देंगे। जो आते हैं यहाँ पर चाल रहे हैं, एक बार उनको बोल देना है ना। क्या? लाइव तो रिकॉर्ड तो हुई होगी। कोई नहीं, किसी दूसरे बैच में से डाल देंगे इतने से। कुछ ही तो टैग लिखे थे लास्ट क्लास में, ज़्यादा नहीं थे। वो किसी दूसरी क्लास के, नहीं तो फिर देखेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं एक ही बैच में पढ़ाई आते हैं, ये टॉपिक तो अलग अलग बैचों में चलते रहते हैं, वहां से एक क्लास अलग से निकाल के इधर डाल दो। लिख लिया? यानी यहाँ से सिर्फ ये बातें आपको याद रखनी है। CSS का यूज क्या है, तो ध्यान रखना हमारे HTML एलिमेंट पर ही स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसी को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अच्छा डिजाइन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? CSS का। भाई सिंपल सी बात है, नाम तो साहब मैं लिख देता हूँ, लेकिन राइटिंग अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के ये समझो, HTML ने लिखने का काम तो कर दिया, उसको और सुधारने का जो काम है वो किसका है? CSS का है। क्या बोलते हैं, पार्लर का काम है इसका, है ना? सूरत सुधारने का काम है। परमानेंट क्या होता है? देखो, आप हेयर स्टाइल बदलते हो नहीं बदलते हो, आपकी जैसी मर्जी है, जब कर सकते हो। तो परमानेंट क्या है? भाई आज आप 1 महीने 2 महीने अलग स्टाइल में रहोगे, आपका मन किया आपने डिजाइन चेंज कर दी, तो ऐसे यहाँ भी डिजाइन चेंज हो जाती है। खुद से चेंज नहीं होता है, खुद से कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होता है। समझन, पार्लर वाला खुद से हो जाता है। अब यार ये तेरा एक्सपीरियंस होगा, देख मेरा एक्सपीरियंस कम है इस चीज में, है ना? हो गया। चलिए आगे और लिखें, एक पॉइंट और जोड़ें इसमें। प्रेजेंटली यदि हम बात करें, ठीक है, तो 2011 से, कब से? 2011 से CSS 3 एंड CSS 4 का यूज किया जा रहा है। 4 के अलग अलग मॉड्यूल्स का यूज किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि W3C के द्वारा, W3C के द्वारा कोई नया वर्जन रिलीज नहीं किया जाता,
जाता है जबकि मॉड्यूल्स को अपडेट किया जाता है। यानी उन्हीं में फीचर वर्जन वही रहेगा, उसी में फीचरों को क्या करते चलेंगे, ऐड करते चलेंगे, ठीक है ना। जबकि मॉड्यूल्स को अपडेट किया जाता है। तो टोटल मैं ये कह सकता हूं मेरे पास यदि देखा जाए तो वर्जन 4 ही है। कितने हैं, 4। पहला वर्जन आ गया 1996 में, ठीक है ना। और चौथा वर्जन आया है वो 2011 में। और वैसे बीच के भी यदि आप लिखना चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, यही अलग से लिखने की वैसे नीड है नहीं, ये कभी पूछते भी नहीं है। फिर भी आप चाहें तो 1996 के बाद CSS 2.0 आया था, ये 1998 में आया था, 1998 में। और CSS 3 यदि अलग से हम बात करें, CSS 3 को रिलीज कर दिया गया था 1999 में। लेकिन CSS 3 का बहुत ज़्यादा यूज सेपरेटली हुआ नहीं था। सेपरेटली तो इसी का एक मॉड्यूल अपडेट हुआ था 2.1, और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा था 2006 से और 11, 2006 से 11 सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई मॉड्यूल है तो वो है CSS 2.1, मोस्टली यूज्ड मॉड्यूल। यानी 2.0 का ही अपडेटेड मॉड्यूल था 2.1 जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया, और वो कब दौरान ज़्यादा पॉपुलर रहा, 2006 से 11। और 2011 में फिर आपके पास आ गया कौन सा, CSS 4। और तब से लेके अब तक सिर्फ मॉड्यूलों में ही अपडेट किया जा रहा है। तो पहले सबसे ज्यादा यूज 2.1 हुआ है, और अब जो हो रहे हैं वो 3 और 4 के मॉड्यूल हो रहे हैं, ठीक है ना। रट के मत चले जाना कि एक ही याद रख जाओ 2.1। 2.1 कब ज्यादा था, 2006 से 11, और 11 के बाद तो अब 3 और 4 के मॉड्यूल यूज हो रहे हैं। अब एक चीज हम देखो, जैसे हम स्टाइल के साथ लिख रहे थे वहां पर, तो ऐसे ही आपको एक इसका एक स्ट्रक्चर याद रखना है जो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आएगा, इनलाइन में यूज नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिक कोड स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, तो एक छोटा सा ये भी लिख लें, CSS कोड बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हमेशा एक तो स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाएगा, और स्टाइल टैग के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक चीज तो यहाँ पर पढ़नी है, वो आएंगे सेलेक्टर। क्या लिखेंगे, सेलेक्टर। सेलेक्टर के बाद में प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद में उसकी वैल्यू, और स्टाइल टैग हो जाएगा आपका ये बंद। यानी देखो
एक तो आपको पढ़ना है कि क्या सेलेक्टर, एक क्या पढ़ना है प्रॉपर्टी, और एक उसकी वैल्यू। तो जैसे हमने एक एग्जांपल काफी बीच बीच में ले रहे थे, तो उससे मैं समझा देता हूं आपको इसको। सेलेक्टर तो ये कहता है कि भाई किस एलिमेंट पे, पैराग्राफ पर, हेडिंग पर, ठीक है, या डीआईबी बॉक्स पर, किस पार्ट पर आपकी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए, स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए, तो वो तो कौन बताएगा, सेलेक्टर। एलिमेंट के रूप बताता है ये, कि किस एलिमेंट को तो मैं बोल्ड करने जा रहा हूं, किस एलिमेंट का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने जा रहा हूं, तो किसी एक का करने जा रहा हूं या एक से ज्यादा का करने जा रहा हूं या सभी का करने जा रहा हूं। भाई मेरे पास मान लो एक एग्जांपल समझें इसको, यहां पर समझ लो, एक बार लिखने से पहले समझ लो। मैंने कहा कि सर मेरे पास में एक तो पैराग्राफ है, एक तो क्या है, पैराग्राफ है, फर्स्ट पैरा, ध्यान देना। एक मेरे पास में हेडिंग भी है, चलो हेडिंग ऊपर लिख देते हैं, जनरली ऊपर रहती है। एक क्या है मेरे पास, हेडिंग भी है, सही है ना। एक मेरे पास में मैं कहता हूं साहब डीआईबी बॉक्स भी है, जिसमें कुछ भी एलिमेंट लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। भाई ये तो हमने क्या लिया था, एक टेक्स्ट बॉक्स, अंदर आप कुछ भी लिख दो, पैराग्राफ लिख दो और कुछ भी लिख दो। अब ये हुए मेरे पास कई मल्टीपल एलिमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं इनको, मल्टीपल। एचटीएमएल में हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि एक तो हेडिंग लिख दी, एक पैराग्राफ, और एक कोई बॉक्स बना दिया जिसके अंदर भी कुछ लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि सर इसमें से सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ पे ही मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूं, पैराग्राफ का ही अलाइनमेंट, या फिर मैं हेडिंग का ही। तो फिर मुझे यहाँ पर एक एलिमेंट की मतलब सेलेक्टर की जरूरत है, और मैंने मान लीजिए वो सेलेक्टर के रूप में ले लिया पी। क्या ले लिया, पी। आगे हम इनके टाइप भी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इस चीज को समझने के लिए बता रहा हूँ। सेलेक्टर क्या लिया, पी ले लिया साहब, ये लो। अब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में ले लिया मैंने साहब बैकग्राउंड कलर, क्या ले लिया, तो हमने ऐसे ही लिख रहे थे क्या, बैकग्राउंड डैश कलर। मैंने कहा था दो शब्दों के बीच हम क्या ले रहे थे, जैसे डैश, स्पेस नहीं आता है कभी भी, ठीक है ना। जब भी आप ऐसा कुछ भी लिखेंगे तो किसके साथ लिखेंगे, डैश, डॉट, वो सॉरी कॉलन। इसकी वैल्यू ले ली हमने क्या, रेड, क्या ले ली, रेड, और ये कर दिया बंद। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बैकग्राउंड कलर रेड है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे दिखाई देगा, पैराग्राफ पर। किस पर, पैराग्राफ पर, क्योंकि यहां सेलेक्टर के रूप में मैंने क्या लिखा है, पी। यानी कि जो एलिमेंट है या जो मेरा टैग है, एलिमेंट का टैग, उसके नाम को ही मैंने यूज कर लिया, ठीक है, तो वो मेरा एलिमेंट सेलेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, एलिमेंट सेलेक्ट। यदि यहाँ पी की जगह पर मैं लिख देता हूं H1, क्या लिख दिया मैंने, H1, तो अब समझ लो आपका जो बैकग्राउंड कलर रेड है वो सिर्फ किसका होगा, H1 का होगा। ऐसा नहीं है कि सर मैं क्या सिंगल सिंगल ही, ग्रुप सेलेक्टर भी होते हैं, इनमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर मैं तो पी भी लिख दूं, कॉमा लगा के H1 भी लिख दूं, एक तरीका ये भी है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड और इसका भी बैकग्राउंड कलर रेड। तो यानी आपको डिफाइन करेगा कि आपने सेलेक्टर का यूज क्या किया है। यहाँ स्टार भी आएगा, यहाँ डॉट भी आएगा, यहाँ एच भी आएगा, क्योंकि क्लास सेलेक्टर भी होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर भी होता है, ठीक है ना, आईडी सेलेक्टर भी होता है, कई सारे सेलेक्टर हैं। तो कुल मिला के आपको एक तो किसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सेलेक्टर का, कौन सा सेलेक्टर का यूज कहां पर किया जा रहा है। अलग अलग टाइप के आपको सेलेक्टर पढ़ने हैं। तो सेलेक्टर का काम समझ आया कि क्या करेगा सेलेक्टर, सेलेक्टर HTML के एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का काम करेगा और उस पर स्टाइल अप्लाई करने का काम करेगा, ठीक है ना। यहां पर सिंगल है, H1 है तो सिर्फ H1 पर स्टाइल अप्लाई होगी, दोनों हैं तो दोनों पर होगी, तीनों हैं तो तीनों पर होगी। जैसे भी आपने सेलेक्टर यूज किया वैसे यहां पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, और उसी से आपके यहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है आपकी, प्रॉपर्टी उस फॉर्मेटिंग का नाम जो आप अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेटिंग का नाम। जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी क्या यूज की है, बैकग्राउंड कलर। हो सकता है कि सर मैं यहां पर एक और ले लूं, ये लो, इसको यहां से हटाया मैंने, एक और ले लिया अलाइनमेंट, क्या ले लिया, अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन ले लिया, ये लो, टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन क्यों लिया, सर आप अलाइनमेंट भी तो ले सकते थे।
तो भाई अलाइनमेंट तो बॉक्स का भी तो हो सकता है। यदि मैं यहाँ DIV यूज कर लूँ तो बॉक्स का भी तो अलाइनमेंट हो सकता है, इसलिए मैंने डिफाइन किया कि मैं क्या प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, सिर्फ टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो। मैंने यहाँ पर अलाइनमेंट में ले दिया, मान लीजिए सेंटर, और ये मैं यहीं बंद कर देता हूँ ये लो। तो अब मेरे पास दो प्रॉपर्टी होगी, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट अलाइनमेंट, और ये उनकी वैल्यू, फॉन्ट साइज, कुछ भी आपकी जो मर्जी है वो ले सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पक्का। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कब काम आएगा, जब आपने स्टाइल का यूज एज ए टैग किया है। स्टाइल का यूज टैग के रूप में किया है, क्योंकि ये टैग है, ठीक है ना। एक और है हमारे पास में, इसको तो हटा दूं, जो हमें अलग से CSS की परमिशन तो नहीं देता है, लेकिन वो HTML के अंदर ही किया जा सकता है। और उसमें जब हम स्टाइल को एट्रीब्यूट के रूप में यूज करते हैं, किसके रूप में? जो हम पहले लिख चुके हैं, मैं दोबारा भी लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ, और यहां पर लिखा स्टाइल, क्या लिखा? स्टाइल इक्वल टू, अब इन्वर्टेड कॉमा में, तो यहां पर अब आपकी आएगी सीधे प्रॉपर्टी, क्या आएगी? प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, और ये बंद। यानी कि पहले तो कोई भी टैग हो सकता है, मैंने एग्जांपल के तौर पर सिंपल पैराग्राफ लिया है। उसके बाद आपका स्टाइल क्या आएगा? एज ए एट्रीब्यूट। उसके बाद इक्वल टू लगा के इन्वर्टेड कॉमा में प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये लाइन एज इट इज आ जाएगी। तो ये तो साहब यूज होता है आपका नंबर वन, एक तो एक्सटर्नल CSS में, किसमें? एक्सटर्नल CSS में। दूसरा इंटरनल CSS में, किसमें? इंटरनल CSS में। दोनों जगह यही रहेगा, बदलेगा नहीं, चीजें बदलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर तीन किसमें काम आएगा? इनलाइन CSS में। किसमें? इनलाइन CSS में। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन गया साहब, CSS के प्रकार कितने हैं? कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? इनलाइन CSS, ठीक है ना। इनलाइन तो आपको सबको पता चल गया होगा, हम पहले से यूज कर रहे थे, मतलब कि HTML के टैग के अंदर ही लिख दिया, उसे तो हमने नाम क्या दे दिया? यहां पर समझ लें इसको, एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि आपने अलग से ही फाइल .css फाइल में, यानी जो अलग से फाइल बनाई है ना, उसको तो हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल। पिछली पेज में हमने डेफिनेशन में वहां लिख भी दिया था मैंने, इसीलिए ब्रैकेट में, कि सेपरेट फाइल बनाओगे तो उसे क्या बोलोगे? एक्सटर्नल CSS। और अलग से फाइल नहीं बनाई आपने, HTML डॉक्यूमेंट में ही, HTML डॉक्यूमेंट के हेड टैग में, किसमें? हेड टैग में यदि इसको लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? इंटरनल। लिखने की लोकेशन का अंतर है कि साहब मैंने तो एक अलग से नोटपैड की फाइल बनाई और उसको सेव किया किसमें? .css में, तब तो वो क्या कहला रही है? एक्सटर्नल CSS। और यदि उसी चीज को मैंने HTML डॉक्यूमेंट के हेड टैग में लिख दिया, जहां मैंने टाइटल लिखे थे हमने, तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनल CSS। बैठी नहीं बैठी दिमाग में? यानी तीन जगह हम इस कोड को लिखने के तरीके हैं। CSS का यूज तीन तरीके से हम कर सकते हैं, अलग से फाइल बनाकर, HTML कोड में ही हेड भाग में, यानी हेड टैग में, और टैग के अंदर ही। तीन जगह हम लिख सकते हैं एक ही चीज को, ठीक है। तो एक बार इतना सा लिख लें, फिर इसको और भी लिखेंगे। क्या? वो सिर्फ इनलाइन का एक एग्जांपल है, इनलाइन का। भाई वो एक सिंपल टैग के अंदर कहीं भी लिख दिया किसी, ये स्टाइल टैग के अंदर, वो तो किसी भी टैग के अंदर है, जहां एट्रीब्यूट हो गया वो तो कोई भी टैग हो सकता है, लेकिन ये हमेशा स्टाइल टैग में ही आएंगे, वो भी HTML में ही।
यानी देखो सीएसएस को पूरे को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं कि एक तो सारे सेलेक्टर पता होने चाहिए आपको, ठीक है। एक प्रॉपर्टी का नाम, वैल्यू तो मुझे पता है, यदि नाम पता है ना तो मैं वैल्यू अपने अकॉर्डिंग लिख सकता हूं। अब मुझे यही नहीं पता कि मैं कहाँ तो कलर यूज कर रहा हूं, कहाँ फॉन्ट कलर और कहाँ बैकग्राउंड कलर। नहीं, यदि ये पता चल जाएगा तो कलर के नाम मुझे पता है सारे, सही है ना। कहाँ मुझे फॉन्ट साइज यूज करनी है, तो जब फॉन्ट साइज मुझे पता है तो साइज भी मैं लिख सकता हूँ। भाई फॉन्ट साइज शब्द आ गया तो ऑटोमेटिक साइज तो 10 15 20 कुछ भी हो सकती है, सही है ना। अब मुझे अलाइनमेंट यूज करना नहीं आता, लेकिन अलाइनमेंट पता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको सेलेक्टर के साथ साथ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है, वैल्यू मुझे याद हो सकती है, लेकिन यदि मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं है तो वैल्यू का यूज का कोई मतलब नहीं है। तो दो चीजें तो ये याद करनी है, एक तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आपको प्रॉपर्टी सिंपल होती है, कोई ऐसे रटने वाली चीज नहीं है। भाई मुझे पता है मैं बीजी कलर यूज कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर यूज कर रहा हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अलाइनमेंट, तो ये रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली है, नहीं तो हजारों प्रॉपर्टी आप रट नहीं सकते सबको। एक, कब तो मुझे इनलाइन यूज करना है, कब मुझे इंटरनल यूज करना है और कब मुझे एक्सटर्नल, ये तीन चीजों को डिफरेंस करना सीख जाओ, समझ लो सीएसएस हो गई। बाकी कोड तो सारे वो ही रहेंगे जो हमने एचटीएमएल में ऑलरेडी पढ़े हैं, बदलेगा कुछ भी नहीं। किसमें? तो उसका वो सेक्शन वो ही रहेगा, आप एक ही फंक्शन में वो उसी सीट में यूज कर लो, बाद में हम इस सीट को भी लिंक करना चाहेंगे एचटीएमएल के साथ, तब हम लिंक टैग यूज कर लेंगे। वो इंडिविजुअल पैराग्राफ के लिए, वो एक्सटर्नल नहीं होगा फिर इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल का मतलब ही हो गया इनलाइन में यूज करो उसे, समझ गए। बढ़े आगे। तो यहां से एक तो हेडिंग लिख लो सबसे पहले, एक यहां से क्वेश्चन एक्सटर्नल सीएसएस, हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल सीएसएस। लिख लिया। नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं कौन सा, एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब आपको दो ही बातें याद रखनी है, एक तो सीएसएस कोड को अलग से डॉट सीएसएस फाइल में लिखना। दूसरा, अब एक नई बात और आएगी, पर ये तो हमने ऑलरेडी सीख ली। ठीक है सर, मैंने एक फाइल तो बना ली डॉट एच टी एम एल, क्या बना ली, डॉट एच टी एम एल, और एक फाइल हमने बना ली क्या, डॉट सी एस एस। लेकिन दोनों आपस में मिलके कैसे काम करेंगे, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। भाई मैंने सर लिखा तो यहाँ पर है बैकग्राउंड कलर रेड अलग से फाइल में, लेकिन अब वो रेड मुझे दिखाना किस में है, एच टी एम एल फाइल में दिखाना है, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, कोई ऐसे टर्म होना चाहिए। तो उसके लिए यूज किया जाता है लिंक टैग, क्या यूज किया जाता है, लिंक टैग। तो लिखो सीएसएस फाइल को डॉट सीएसएस फाइल को एचटीएमएल फाइल से, डॉट एचटीएमएल फाइल से लिंक करने के लिए, लिंक करने के लिए लिंक टैग, लिंक कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं,
लिंक टैग का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे लिंक टैग का यूज, वो भी देखें। लिंक टैग लिख दिया। लिंक टैग में दो एट्रीब्यूट आपके काम में लेने हैं। एक तो रिलेशनशिप के लिए REL, REL एक टैग यूज एट्रीब्यूट यूज हुआ आपका REL, जिसकी हमने वैल्यू दे दी साहब। मैंने क्या रिलेशनशिप है इसकी, स्टाइल सीट। क्या है डिफॉल्ट वैल्यू इसमें, स्टाइल सीट, क्योंकि जो CSS में बन रही है वो स्टाइल की सीट है, जो कोड है पूरा स्टाइल का है। दूसरा उसकी लिंक, कौन सी फाइल की लिंक है, .css की लिंक। ठीक है, जहां भी सेव है उसका URL या उसका जो पाथ है, फाइल का पाथ, वो आएगा। तो उसके लिए href, क्या href। दूसरा एट्रीब्यूट क्या होगा जो हम पहले पढ़ चुके, याद हो तो, REL रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, एट्रीब्यूट है ये। लो आपके तरीके से ये लो अब, ठीक है। रिलेशनशिप, और इसमें आ जाएगा, जैसे मान लो इस फाइल को मैंने कुछ भी नाम दे रखा है, XYZ.CSS, कुछ भी नाम हो सकता है वो आपका, लेकिन फाइल एक्सटेंशन क्या है, .css। और ये टैग हो गया क्लोज। तो कुल मिला के लिंक टैग में दो एट्रीब्यूट हैं। पहला एट्रीब्यूट है REL, जो कि बताता है रिलेशनशिप को, किसको, रिलेशनशिप को। और दूसरा है href, जो कि होता है किसके लिए, हाइपर लिंक। क्या, नहीं कोई जरूरी नहीं है अभी, मैंने इसीलिए XML के रूल लिख लूंगा जब मैं यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। ठीक है, अभी हमने XML के रूल लिखे नहीं है, इसलिए वो फॉरवर्ड स्लैश नहीं लिखा मैंने। रिलेशनशिप का मतलब है कि इस सीट का, इस टैग जहां मैं यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा HTML टैग है, सीट मेरी CSS है, इसका संबंध क्या है वो शो करने के लिए रिलेशन। ठीक है ना, तो वो ये बता रहा है कि भाई ये स्टाइल की सीट है। अब ये आगे चल के हम एक और पढ़ेंगे, जब हम JS पढ़ेंगे वहां स्क्रिप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे लिंक की जगह, स्क्रिप्ट। तो हर चीज का अलग यूज हो जाता है। ऑप्शनल है, हाँ बिल्कुल, ये तो आप शो करें तो अंडरस्टैंड के लिए है, नहीं भी करेंगे तो भी सिर्फ लिंक तो href से भी हो जाएगा। लेकिन ये होता है कि आप जनरली लिंक के साथ दो कंपलसरी एट्रीब्यूट इनका यूज एटलीस्ट करें, जिससे समझना आसान होता है। लिख लिया, वेरी गुड, बता। ये राम कहानी आई या नहीं आई समझ में। अब इसका मतलब देखो, मेरे पास ऐसे समझें इस चीज को, दो चीजें हो गई हैं। एक तो .html की फाइल है, ऐसे इसको मैं यहां से देखता हूं, ये तो मेरी HTML की फाइल है। ये तो मेरी क्या है, एक HTML फाइल। ठीक है, यहाँ पर मान लो मैं एक फाइल और बना देता हूँ, किसकी, CSS की। तो दो फाइल होगी। मैं, चलो एक सिंपल सा मैं लिख देता हूँ, ये देखो। अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इतना सा लिखूंगा कि स्टाइल में एक कोई भी फॉर्मेटिंग ले लो, साइज ठीक है, सफिशियंट है। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें एक कोड लिखा जो किस टैग के अंदर लिखना है मुझे, स्टाइल टैग के अंदर। किसके अंदर, स्टाइल टैग के अंदर लिखना है। और प्रॉपर्टी में हम क्या लिख दें, बैकग्राउंड कलर लिखा, जैसे अभी हमने, वो आपकी जो मर्जी है वो लिख सकते हो आप। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और ये हमने दे दिया था जैसे रेड। ठीक है,
कहाँ अप्लाई हो रहा है वो चीज और दे देता हूँ। सेलेक्टर तो दे ना, एक बार HTML में देख लें हमने क्या कौन कौन से पैराग्राफ तो किया ही होगा, जहां तक मुझे याद है पैराग्राफ तो कर ही रखा होगा उसमें। चेक कर लेता हूँ एलिमेंट क्या है इसमें। पैराग्राफ तो होगा ही नहीं तो कुछ और होगा। हेडर है, एंकर है, कई सारे हैं इसमें, ठीक है ना। अलग अलग फॉरम है, देखो आगे इनपुट है, कई सारे एलिमेंट हमारे पास। मतलब एलिमेंट का मतलब हो गया ये टैग। देखो एंकर टैग भी है, हेडर भी था, किधर गया, नेविगेशन भी है, हेडर भी है, कई सारे हैं। और देखो इनलाइन तो हमने यहाँ यूज भी किया हुआ है, सही है ना। तो मैं एक बार इनलाइन को बाद में हटा लेंगे। अभी के लिए मैं एंकर टैग यूज कर लेता हूँ। कौन सा? एंकर ए, ठीक है ना। यानी कि अब ये जो बैकग्राउंड कलर हो रहा है, लेकिन अब एंकर टैग पे तो लिंक है। चलो कोई बात नहीं, जो भी लिंक होगी उसका हो जाएगा वो तो। और स्टाइल बंद कर देता हूं। भाई छूट गया क्या? मैंने कहा सिंपल सा एक टैग मैंने यहां पर लिखा, एक ही। और इस फाइल को मैंने बना दिया सेव एज करके डॉट CSS, कुछ भी नाम दे दो आपकी जो मर्जी है। मैंने तो XYZ दे के डॉट CSS कर दिया। दोनों को डेस्कटॉप पे ही सेव है तो डेस्कटॉप पे इसे कर दिया। यानी देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास अब दो फाइल हो गई हैं। किधर गई? होगी दो फाइल। एक का एक्सटेंशन क्या है? डॉट HTML, और एक का क्या है? डॉट CSS। सिंपल सा है। अब इसकी यदि मैं बात करूं तो मुझे इस फाइल को इसमें लिंक करना है, इस फाइल को इसमें लिंक करना है। तो मुझे यहां पर जाना है, ओपन नोटपैड। मैंने कहा कहां पे लिखेंगे हम लिंक टैग को? हेड टैग के अंदर। किसके अंदर? हेड टैग के अंदर। आ जाओ हेड टैग में। ये रहा हेड, इतना सा टाइटल लिखा हुआ है। यहीं पर हम कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं दे दें, उससे कोई दिक्कत नहीं। लिंक, लिंक में कौन सा एट्रीब्यूट करोगे आप? लिंक के अंदर REL डिफॉल्ट वैल्यू हम इसकी ये इक्वल टू क्या थी वैल्यू? स्टाइल सीट, वही लिख दी हमने। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सही लिख दो, गलत कहीं तब दब गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइल सीट। दूसरा एट्रीब्यूट क्या था? HRF इक्वल इक्वल टू, इसमें हमने नाम क्या दिया हुआ है फाइल का? XYZ.CSS। ध्यान रखना फाइल का पाथ होता है, दोनों एक लोकेशन पर हैं तो नाम से ही काम चल जाएगा, अलग अलग लोकेशन पर हैं तो आपको पूरा फाइल पाथ जो हम पहले यूज कर रहे थे सिमिलर ही होता है। और टैग को कर दिया मैंने क्लोज, ठीक है ना। एग्जाम्पलों में आप जब देखेंगे तो यहाँ भी वो स्लैश लिखा मिलेगा, उसे अभी हम जब पढ़ लिखेंगे। सेल्फ क्लोजिंग टैग में यहाँ स्लैश तभी लगाते हैं जब हम XML रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, नहीं तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता है। HTML में सेल्फ क्लोजिंग टैग का मतलब है कि वो अपने आप खुद को क्लोज कर लेता है, लेकिन XML रूल ये कहता है कि उसको भी क्लोज करें। तो काफी जगह आपको यहाँ भी एक स्लैश लिखा मिल सकता है, तो समझ लो वहां पर XML रूल को ध्यान में रखा गया, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया साहब ये लिंक हो चुकी है फाइल, सेव कर दीजिए। और इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि देखो बैकग्राउंड कलर एक ये पूरे पर यहाँ भी हो रखा है ऑलरेडी कि पूरा हेडर पार्ट क्या है? बैकग्राउंड। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, नहीं तो पूरा बैकग्राउंड ऑलरेडी रेड, और फिर ये लिंक का भी रेड, तो पता ही नहीं चलेगा वो अप्लाई हुई या नहीं हुई। तो मैं ये वाला इनलाइन वाला पार्ट हटाने जा रहा हूँ। अब इससे यह है कि यहाँ पर हमने कहीं भी कोई रेड कलर नहीं दे रखा। अब जो रेड कलर दिखेगा वो किससे दिखेगा? CSS वाली फाइल से। किधर गया? ये रही। अब इसी को ओपन कर लो। ध्यान रखना ब्राउजर में जो इफेक्ट दिखाई देंगे वो
क्या हुआ, सेव नहीं किया था क्या? चलो एक बार दोबारा सेव कर लें, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया होगा, पूरा का पूरा। नहीं तो इनको एक फोल्डर में डालना पड़ेगा मुझे फिर। हाँ ये तो लिंक है, सॉरी। एक पैराग्राफ ले लेते हैं, लो यार, समझना ही तो है अपने को कि इसको लिंक कैसे करें। मैं यहाँ पर अभी के लिए एक बार, जैसे ज्यादा माथापौड़ी भी नहीं होगी, टाइम बच जाएगा, तो मैं एक सिंपल पैराग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। और बस चीज समझ में आ जाए कि आपको लिंक कैसे करना है, नहीं तो और चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट पैरा, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। दूसरी फाइल कहाँ है हमारी? इसकी जगह मैं कर देता हूँ क्या, पैराग्राफ एलिमेंट। ये भी सेव है, ये भी सेव है क्या? अब खोल लीजिए, आ जाओ। क्या हो गया, फिर पूरी लिखनी पड़ेगी यार फाइल, यानी कि सीएसएस वाली पूरी लिखनी पड़ेगी कोड के साथ ही, वो डायरेक्ट नहीं लेगा, ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसको अपने बाद में कर लेंगे। नहीं नहीं, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, इतना टाइम कंज्यूम होता है तो अच्छा नहीं, ठीक है। एक बार तो इतना लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चीजें हो जाएंगी, मैं उसको फिर अलग से फाइल बना के दे दूंगा, उसमें पेन ड्राइव लगाऊंगा, 2 मिनट में वो बनी बनाई ले आएंगे। अब उसमें लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चीज वो की वही है कि आपको करना यही है, और इसी फाइल में हो जाएगा वो, ठीक है। ये लिख लिया, तो एक लाइन और लिख लो, फिर मैं दोनों को और एक साथ एक ही फाइल में करवा देंगे इनको भी। नंबर दूसरा, एक इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, वो ज्यादातर यही है, या तो वो डेस्कटॉप पर है तो बहुत सारी फाइलें होती हैं, एक फोल्डर में डाल लो तो इजीली फैच कर लेता है, नहीं तो वो नहीं करता है। ये इंटरनल सीएसएस, इसमें लिख लें स्टाइल, यानी सीएसएस कोड को स्टाइल टैग के अंदर, स्टाइल टैग में HTML डॉक्यूमेंट के, HTML डॉक्यूमेंट के हेड टैग में, किसमें, हेड टैग में लिखा जाता है। अब ये आसानी से काम कर जाएगा, क्योंकि इसमें फाइल एक ही रहेगी, सिर्फ डॉट HTML, तो ये इजीली कर जाएगा। उसमें वो ये, वो डेस्कटॉप पे फाइल है, उनको किसी एक फोल्डर में डालेंगे तो वो काम हो जाएगा, जहां तक टैग में लिखा जाता है। और इसे कोई लिंक की जरूरत नहीं पड़ती, इसे लिंक करने की आवश्यकता नहीं होती। स्टाइल टैग सिंपल लिख दिया, और हमने लिखा पैराग्राफ, एलिमेंट आ गया आपका। और क्या लिखा था ये, बैकग्राउंड कलर रेड जैसे। और स्टाइल टैग कर दिया क्लोज। सब कुछ वो का वही है, बस इसको लिखना कहाँ पर है, हेड के अंदर।
लिख लिया? क्या? हाँ हाँ, स्टाइल एट्रीब्यूट? नहीं यार, स्टाइल टैग में तो नहीं होता एट्रीब्यूट। यहाँ इनलाइन में होगा वो तो। यहाँ एट्रीब्यूट का काम ही नहीं है इसके अंदर। हाँ, स्क्रिप्ट में वहां यूज कर सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकता। एट्रीब्यूट काम आते ही हमेशा इनलाइन में, यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ हमेशा प्रॉपर्टी और वैल्यू रहेगी, हमेशा वो इनलाइन में ही यूज होते हैं। यहाँ कभी भी ध्यान रखना, इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं आएगा। लिख लिया? देखो किधर गया। ये रहा हमारा हेड टैग, और इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टाइल में। उसको मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ये हमने कॉपी किया, भाई चीज वही है तो मैंने सिंपल कॉपी कर ली और इसको यहाँ पर डाल दिया। सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, सिर्फ लोकेशन बदल के। क्या छूट गया? स्टाइल ही छूट गया, कोई बात नहीं। स्टाइल, पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर रेड, सब कुछ सही है, क्लोज है। और ये फाइल टैग को सेव किया और इसको यहीं पर कर देता हूँ रिफ्रेश। ये इस टाइप से आएगा वो। अब वो लिंक का इसीलिए नहीं आ रहा पाता है कि वो दूसरी जगह, या तो उसको एक फोल्डर में डाल लेंगे तो वो भी आ जाता है। नहीं यार, नाम कहीं स्पेलिंग की कोई एरर हो गया तो देख लो, नाम छोटा बड़ा भी हो, ये XYZ। नहीं, नाम से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको स्टाइल नाम ही दो। हाँ, वो लिंक ले सकते हैं, पूरा फाइल पाथ लें तब आ सकता है। 1 मिनट देख लेते हैं इसका फाइल पाथ क्या है। लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रॉपर्टी में जाइए, क्योंकि अरे यार, ये है। बिना माउस के ये भी एक समस्या। चलो ये अपने लिख लेंगे, इतना सा हम लिख लेंगे, ठीक है। आ गया, क्लिक। यहाँ आप लिख लें C./ यदि देखो फाइल पाथ अपना सही आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कहाँ पर है? एक स्लैश यहाँ भी आएगा, डेस्कटॉप। देख लो सही है, अच्छा। दो लग गए क्या? अब एक बार चेक कर लो, या तो ये हटा दो लेकिन फिर, क्योंकि अब ये हटाना पड़ेगा ना अपने को, नहीं तो इफेक्ट तो ऑलरेडी इसका दिख ही रहा है। अब कोड क्या है, ऑटोमेटिक बड़े होते जाएंगे भाई। HTML भी लिखना है और ये भी, तो कोडों की बढ़ती जाएगी चीजें, तो लिखने में थोड़ी सी बस ये टाइम कंज्यूम होता जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर दोबारा ही वो लेना ही पड़ेगा, पाथ में ही कोई एरर है, एक फोल्डर में बना ले। नहीं यार, स्लैश यही आता है देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो यही आता है यार।
नहीं, डिफॉल्ट यही है, सही है, स्लैश सही है, स्लैश में दिक्कत नहीं है। अरे ट्राई करना क्या होता है, जो जबरदस्ती गलत नहीं होता। कौन से इस स्लैश को क्लोज करने वाली? नहीं नहीं भाई, हमने इसको डिफॉल्ट हमने नहीं लिया, ये स्लैश ऑटोमेटिक हमारा सही आया है, पाथ में यही यूज होता है। ये यूआरएल में जो आप ये वाला बोल रहे हो वो यूआरएल में होता है, फाइल पाथ में हमेशा बैकवर्ड स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश यूआरएल में आता है। ये देखो। नहीं यार, ब्राउजर की तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, एज है तो एज तो क्रोम के पैरेलल चलता है, ब्राउजर वाली एरर नहीं होती है। बैकवर्ड स्लैश ये है और सही है, यही होता है। कोई नहीं, इसको मैं अलग से बना के ले आऊंगा मैं एक फाइल में, ऐसे तो इसमें पड़ा भी होगा, मेरी पेन ड्राइव है मेरे पास एक, उसमें खूब सारे कोड बना के पटक रखे हैं कि यहाँ पर वो टाइम बच जाता है। अभी के लिए तो आप इतना ही ध्यान रख लें, स्टाइल से आ ही गया था तो चीज सेम है, बस उसको एक को तो अलग से फाइल में लिखना था और एक को सेम में, तो ये कोड लिख लो बस, बहुत है इतना ही, यही वाला। एक अलग सीट में लिखा जा रहा है, वो एक्सटर्नल है, और हेड के अंदर लिखा था वो इंटरनल है, तो दो ही जगह लिखे जाएंगे ये लिख लो एक बार आप। तो इनलाइन इंटरनल का तो सही हो गया था, एक्सटर्नल और है तो उसको मैं अलग से एक फोल्डर में बना लाएंगे, तो यहाँ ये बार बार कॉपी पेस्ट का भी नहीं रहेगा। दो फोल्डर बना लूंगा अलग से, कि एक तो भाई ये CSS का फोल्डर और एक ये HTML, तो दिखते रहेंगे अलग अलग से। लिख लिया। तीसरा लिख लें, इनलाइन, कौन सा? इनलाइन CSS। HTML डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल या डिजाइन देने के लिए स्टाइल या डिजाइन देने के लिए एलिमेंट के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट में CSS की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, CSS की प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। यानी जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के साथ ही आप लिखोगे। जैसे पैराग्राफ एलिमेंट है तो पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? स्टाइल एट्रीब्यूट। और इस एट्रीब्यूट के साथ फिर जो चीज आएगी वो होगी उसकी प्रॉपर्टी वापस। मैं सिमिलर ही ले रहा हूं तीनों में डिफरेंस के लिए। बैकग्राउंड कलर जैसे लिया रेड, ऐसे ही मान लो मेरी हेडिंग हो सकती है कोई, तो हेडिंग स्टाइल यहां पर ले लिया अलाइन, और सेंटर। अब बताओ यहाँ पर मुझे अलाइन और टेक्स्ट अलाइन में कोई दिक्कत है? यहाँ मैंने सिर्फ अलाइन लिख दिया तो भी सेम है, टेक्स्ट अलाइन लिख लिया तो भी वही है, क्योंकि ये तो सीधा कह रहा है ये अलाइनमेंट किस पर होगा? हेडिंग वन। तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ता है जब मल्टीपल एलिमेंट्स हो और अलग अलग हो।
लिख लिया। बढ़े आगे, देखें। एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल ही वापस ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने लिया HTML और HTML में हेड में भी डायरेक्ट स्टाइल ही लिया। कौन सा स्टाइल? टाइटल नहीं ले रहा हूं अभी, सिंपल स्टाइल ही ले रहा हूं, जैसे एक ही जगह में आ जाए। टाइटल वगैरह हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बार बार लिखने की उनकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमने लिया मान लीजिए एक एलिमेंट H1 और P। H1 भी ले लिया, P भी ले लिया, और यहाँ पर लिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन, अलाइन, सेंटर, छोटा सा ही लेते हैं एक बार, स्टाइल किया क्लोज, हेड किया क्लोज, बॉडी, H1 फर्स्ट हेडिंग, H2 सेकेंड हेडिंग, पैरा फर्स्ट, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। एक तो ये है। और एक मैं लेता हूं HTML हेड, यहाँ ले लिया, चलो टाइटल, वेब प्रैक्टिस, हेड क्लोज, बॉडी, पैराग्राफ स्टाइल इक्वल टू अलाइंस सेंटर, फर्स्ट पैरा, चल पैरा फर्स्ट, सॉरी। H1 स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन,
जो भी है, फर्स्ट हेडिंग एडिंग टू स्टाइल अलाइन सेंटर, सेकंड हेडिंग और बॉडी क्लोज। हाँ जी, यानी कि देखो दो अलग अलग हैं। एक जगह तो मैंने यूज किया है इनलाइन का, किसका, और एक जगह यूज किया है मैंने इंटरनल, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल यूज किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि आपको जब रिजल्ट की, अब मैं स्टेटमेंट बनाएंगे तो देखो कैसे बनते हैं। यहाँ यदि हम बात करें तो आप ही बताओगे H1 पर तो क्या क्या फॉर्मेटिंग होगी। H1 यानी फर्स्ट हेडिंग पर, क्योंकि हमें रिजल्ट जो दिखेगा वो क्या दिख, फर्स्ट हेडिंग, इस पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन और अलाइनमेंट सेंटर, सिंपल है। H2 पर, H2 पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी, ठीक है ना। यानी हमें इतना सा ध्यान रखते हुए चलना है कि यहाँ जो फॉर्मेटिंग है वो सिर्फ ये दो ही एलिमेंट पे है। अभी किस पर है, दो एलिमेंट H1 और P, इस पर और इस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी, प्लेन टेक्स्ट जैसा है वैसे दिखेगा। इधर यदि हम बात करें तो अलग अलग है, इधर सब जगह अलग अलग। जैसे यहाँ तो हमें सिंपल दिख ही रहा है वैसे भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अलाइनमेंट सेंटर, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और इसमें सिर्फ क्या होगा, अलाइनमेंट सेंटर, तीनों पर सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। तो काफी बार ऐसे एक एक स्टेटमेंट। अब एक चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि मान लो मैं ये कह देता है यहाँ पर कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हटा देता हूं, ये कहता हूं ये हिस्सा इसी का सेम है, मतलब ये ऊपर ये ही लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने बॉडी में चेंज किया है, किसमें, बॉडी में मैंने इस तरीके से लिख दिया। तब अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर लेकिन कलर मुझे अलग करना पड़ेगा कुछ, हाँ चलो ऐसे ही पूछ लेता हूँ कि जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, इस पर कौन सी, पैरा फर्स्ट पे कौन सी फॉर्मेटिंग दिखाई देगी, कौन सी, ग्रीन और सेंटर दोनों। तो सेंटर वाला इफेक्ट ये वाला होगा, मान लो मैं इस सेंटर को एक बार राइट कर देता हूँ एक बार के लिए, इसको मैं क्या कर देता हूँ सेंटर, क्योंकि अभी तो दोनों जगह ही सेंटर है, मैंने चेंज किया क्या, राइट। अब ग्रीन राइट, सेंटर नहीं आएगा। अब भाई मैंने इस पैराग्राफ की जगह कौन से की बोल रहा हूं, मैं इसकी बोल रहा हूं, ये लिख दिया। तो ये लिख दिया तो इसका मतलब है पहली जो प्रायिकता है पहले, वो हमेशा इनलाइन को दी जाती है, किसको, यानी सबसे पहले फॉर्मेटिंग ये वाली दिखेगी। यदि यहाँ कोई फॉर्मेटिंग नहीं है तो फिर ये, सॉरी, ये वाली यहाँ इंटरनल दिखेगी, और ये भी नहीं है तब एक्सटर्नल। यानी हम इनकी प्राथमिकता पर जाते हैं कि सर मैंने तीन फॉर्मेटिंग डाली है, पहले कौन सी नजर आएगी, तो ध्यान रखना हमेशा पहले इनलाइन आएगी, ठीक है ना। तो ये मैं अलग से पॉइंटों में लिखा दूंगा, दो एग्जांपल लिख लो एक बार यहाँ पर। क्या, तो भी वही बात है, नहीं, अरे भाई यही है, सेम है, इनकी प्राथमिकता उसके साथ नहीं बदलती है। वो फंक्शन बदलने की बात कर रहे हो आप, वो तो फंक्शन चेंज हो गया, फिर तो ऐसे हो गया भाई पेरेंट फंक्शन और चाइल्ड फंक्शन की तरह, उससे हम बोल रहे हैं हमने इसके अंदर ही एक और फंक्शन बना दिया। नहीं, हमेशा ये विशेष ध्यान रखें, यदि हम डायरेक्ट लाइनों पर जाएंगे तो हमेशा इन लाइन की प्राथमिकता सर्वाधिक रहती है। क्वेश्चन सीधा सा यही आता है, सबसे पहले कौन सी फॉर्मेटिंग एलिमेंट पर अप्लाई होगी, इनलाइन, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो वो हमेशा इनलाइन होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये।
क्योंकि फिर ये प्राथमिकता हमारे एलिमेंट पर भी बाद में सेलेक्टरों की भी प्राथमिकता आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इनलाइन की, किसकी? इनलाइन की हाईएस्ट प्राथमिकता है, फिर उससे कम इंटरनल और उससे कम एक्सटर्नल, ऐसे याद रखना है। हम्म, लिंक करना ही पड़ेगा ऑटोमेटिक। तो हाँ बिल्कुल करेगा, अपने आप ही, फिर ऑटोमेटिक लेता है, अपने को कुछ नहीं करना होता। लिंक टैग का काम ही यही है। लिंक इतना सा है, ब्राउजर को वो हेल्प कर रहा है कि भाई ये डाटा यहाँ से लेना है, इन एलिमेंट्स का डाटा यहाँ से फैच करना है। यदि आप छोटे पे काम कर रहे हैं जब तो इनलाइन ही बहुत है। छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट है कि 2-4 बार मुझे स्टाइलिंग में, जब तो ये इसी से काम चल जाएगा। और ज़्यादा बड़े पे कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे वैसे आप यूज या तो फिर इनलाइन का भी कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट तो आपके लिए एक्सटर्नल ही रहता है। सेपरेट फाइल ही सबसे बेस्ट रहती है। कोई भी कोड हो, सबकी अलग अलग फाइल बनाओ। लिख लिया? चलो थ्योरी में चाहो तो खुद से लिख लेंगे ये लाइन तो, कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता इनलाइन सीएसएस की होती है और सबसे कम एक्सटर्नल की। एक लाइन लिख लेना, और समझने के लिए ये उदाहरण हो जाएंगे कि भाई एक साथ यूज करेंगे तो ऐसे काम करेगा। नहीं तो कल इनको और एक बार मैं रिपीट कर दूंगा। कल रिपीट कर दूंगा एक बार तो, और थोड़ा समझ में आ जाएगा प्राथमिकता कैसे ध्यान रखनी।